कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले बार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा था और पूछा गया था कि हम शादी में हमें क्या क्या देखना चाहिए जब हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं या लड़के लड़की की जन्मपत्री मिलाते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और हमने चर्चा प्रारंभ की थी और सबसे पहले हमने देखा था कि ज्योतिष में शादी क्या है और उसको समझने की कोशिश की थी, क्योंकि शादी जो है दो व्यक्तियों का मिलन है, एक आप और आपका जीवन साथी। और ज्योतिष में फर्स्ट हाउस से हम खुद को देखते हैं और सेवेंथ हाउस से अपने जीवन साथी के बारे में देखते हैं। और ये देखा गया था कि फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि हो, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो, और जो सातवीं हाउस में जो राशि आती है वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हस्बैंड और वाइफ के विचार आपस में नहीं मिलेंगे और हमेशा जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। और दूसरा ये भी देखा कि एक जीवन साथी ही है आपकी लाइफ में जो आपके भाग्य को पूरी तरह चेंज कर सकता है, और कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो आपके भाग्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सके, लेकिन एक जीवन साथी ही है जो आपके भाग्य को पूरी तरह चेंज कर सकता है। तो कहा गया कि बहुत एक डेलिकेट रिलेशनशिप है ये, और इसीलिए हमें बहुत एक कॉशन के साथ, सावधानी के साथ, कंप्रोमाइज़ करते हुए इस जिंदगी को जीना है, क्योंकि दो अपोजिट नेचर के लोग साथ में रहना, और एक जीवन में नहीं, हिंदू धर्म में तो कहा कि जन्म जन्मांतरों का साथ होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कहा कि जब तक unless and until we have a faith on each other, unless and until we trust each other, unless and until we are affectionate to each other, and unless and until we respect each other, there cannot be prosperity in the life. लाइफ में कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए कि ज्योतिष में मैरिज क्या है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि और हम क्या क्या चीज़ें शादी के टाइम या जब हॉरोस्कोप मैच करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। और जैसे ही हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि शादी के बारे में बात करने के लिए, तो सर्वप्रथम वो सीधा सातवें भाव को देखता है और किसी भाव से उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने समझ रखा है कि सातवां भाव हमारा शादी का है और उसी को देख लो, वही हमें शादी के बारे में सब कुछ बता देगा। ये बहुत हमारी गलत धारणाएं हैं और पता नहीं मुझे कितने लोगों को मालूम है कि शादी में सातवां हाउस तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो दूसरे हाउसेस भी हैं, और जिनका कि हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते या उनको देखते भी नहीं हैं। अगर आज हम थोड़ा सा उन्हीं हाउसेस की चर्चा करेंगे जो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब तक हम उनको नहीं देखेंगे हम शादी के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते या किसी को एडवाइस नहीं कर सकते। तो आज दोस्तों हम उन्हीं की बात करते हैं, कौन कौन से हाउसेस हैं और उनका शादी के मामले में क्या उनका रोल होता है, क्या उनका महत्व है। और सबसे पहले मैं कहता हूं कि शादी के लिए सातवां भाव नहीं, सर्वप्रथम आपको पहला भाव देखना चाहिए। पहला भाव इंडिकेट करता है कि आप खुद की नेचर कैसी है, खुद का टेम्परामेंट कैसा है, कुछ की पर्सनैलिटी क्या है, कुछ का एप्टीट्यूड क्या है, कुछ आपके एवोकेशन क्या है, क्या डिटर्मिनेशन है, क्या मेंटल स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरी तरह से बताता है। और शादी तो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध है, आप और आपका जीवन साथी। अगर आप खुद ठीक हैं, आप खुद अच्छे हैं, तो शादी में क्यों प्रॉब्लम होगी, दूसरा कैसा भी हो। और अगर आप खुद ही ठीक नहीं हैं तो दूसरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, शादी आपकी चल ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम शादी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस को बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, और जब तक हम फर्स्ट हाउस पर ध्यान नहीं देंगे हम शादी के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शादी का दारोमदार सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, जीवन साथी तो बाद में है। उसके बाद और दूसरे भाव को देखते हैं
दूसरा भाव है सेकंड भाव, द्वितीय भाव जिसको हम बोलते हैं, और ये भाव होता है हमारे वेल्थ का, मूवेबल प्रॉपर्टी का। और वेल्थ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है मैरिज के लिए। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार डिपेंड करता है। और आप देखते भी हैं कि पैसा अगर आपके पास है तो आपके 100 खून माफ है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा आपको। जो है आप जरा सा भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो कोई दूसरा आदमी सहन नहीं करेगा। तो वेल्थ का जो रोल है मैरिज में, या आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन का रोल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए सेकंड हाउस जो है वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है शादी के मामले में। इसके बाद हम कैसे बोलते हैं, स्पीच का हाउस है ये। हाउ डू वी कम्युनिकेट, हाउ डू वी स्पीक। हम बहुत ही एक मृदुभाषी हैं या बहुत ही हम एक कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मृदुभाषी हैं, किसी से भी अगर आप प्यार से बात करते हैं तो आप कुछ भी गलती कर लीजिए, दूसरा मेरे ख्याल में शायद बहुत ज़्यादा कोई रिएक्टिव नहीं होगा उसमें जो है। लेकिन आप अगर किसी के साथ बदतमीजी के साथ बात करते हैं या ढंग से बात नहीं करते या बहुत ही एक कठोर भाषा का यूज़ करते हैं तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, आप कोई कैसे भी क्यों ना हो। तो हमारा जो बात करने का ढंग है या जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं बोलते हुए, वो भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। और हमारा एक दूसरे के प्रति जो बात करने का तरीका है वो शादी के रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्यार से बात करते हैं किसी से तो नेचुरली बहुत ज़्यादा शादी में कड़वाहट नहीं आ सकती। इसके अलावा सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। जब फाइनेंशियल मैटर की केस में जब हस्बैंड वाइफ के बीच में चीटिंग होना शुरू हो जाता है तो भी हम उसको सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो इसलिए सेकंड हाउस उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जो रिलेशन है शादी में वो कैसे रहेंगे। इसके अलावा भी जो unnatural sex है, whether person is getting involved in the unnatural sex or not, that also be examined from second house। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अननेचुरल सेक्स में इन्वॉल्व हैं तो वो भी एक आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। तो ये सेकंड हाउस का रोल हो जाता है मैरिज के मामले में। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चौथा घर, फोर्थ हाउस। अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने बहुत सारे जो हस्बैंड एंड वाइफ को देखा होगा, पति पत्नी को जो है बाहर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में एंटर करते हैं, घर का ताला खोलते हैं, आपस में आर्गूमेंट शुरू हो जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये चौथा भाव बताता है आपको। चौथा भाव इज द हाउस ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस, पारिवारिक सुख शांति। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, ये हमारा फोर्थ हाउस ही इंडिकेट करता है। तो इसलिए फोर्थ हाउस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हस्बैंड एंड वाइफ शांतिपूर्वक घर में रहते हैं या नहीं रहते, वो चौथा हाउस आपको बताएगा। दूसरा, ये जैसे मैंने कहा कि सेकंड हाउस इंडिकेट चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स। अगर जब प्रॉपर्टी के मामले में चीटिंग का सवाल आता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का सवाल आता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो हम लोग फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। और इसके अलावा भी जो लाइफ मतलब जो मैरिड कपल हैं, उनकी लाइफ में जो अपने इन लॉज का इंटरफेरेंस होता है, लाइफ में जो इन लॉज का इंटरफेरेंस होता है, वो भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शादी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि शादी में फोर्थ हाउस का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत बार हम सुनते हैं कि पारिवारिक कलह बनी हुई है, वो ख़त्म ही नहीं होती, हम कैसे रहें, घर में रहना बहुत मुश्किल है। तो वो एक फोर्थ हाउस का रोल है और उसका बहुत बड़ा एक महत्व है हमारे मैरिटल लाइफ में या वैवाहिक संबंधों में। उसके बाद हम सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस से हम
अपने बारे में देखते हैं, वैसे ही 7th हाउस से आपके जीवन साथी के बारे में पता चलता है, उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी टेम्परामेंट का, उसके नेचर का, या जो भी हमारे जो पर्सनैलिटी से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन साथी की 7th हाउस बताता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है, एंड पर्टिकुलरली इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, जब बहुत ज़्यादा सेपरेशन डाइवोर्स हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 8th हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है आजकल मैरिज के बारे में। और दुर्भाग्य है कि मेरे ख्याल में पता नहीं कितने लोग 8th हाउस को देखते हैं, और मैं ये कहूँगा कि अनलेस एंड अनटिल यू एग्जामिन 8th हाउस वेरी क्रिटिकली, यू कैन नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन अबाउट मैरिटल लाइफ। तो इस 8th हाउस को हमने ज्योतिष में कहा मांगल्य स्थान। मांगल्य स्थान का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, आपका जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है। अर्थात अगर वैवाहिक बंधन मजबूत नहीं है तो नेचुरली शादी बहुत देर तक नहीं चल सकती। तो जो भी हम सेपरेशन डाइवोर्स देखते हैं शादी के मामले में, वो हम हमेशा 8th हाउस से देखते हैं, और 8th हाउस ही बताता है कि वेदर यू गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस और नॉट, क्योंकि जितने भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी होते हैं वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त 8th हाउस जो है, इट इज सेकंड फ्रॉम द 7th हाउस, एंड just now we saw that 7th house is the second house is the house of wealth। तो ये आपके स्पाउस की वेल्थ है पहली चीज। दूसरा, ये स्पाउस के लिए मारक स्थान बन जाता है। तो इसलिए जो लाइफ में प्रॉब्लम होती है, स्पाउस की हेल्थ का खराब होना, आपका वैवाहिक बंधन कमजोर होना, मतलब लीडिंग टू सेपरेशन डाइवोर्स, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं। इसलिए 8th हाउस बहुत हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है जब भी हम हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं। और अगर 8th हाउस में अशुभ प्लैनेट हो, या क्रूड प्लैनेट हो, या मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, तो फिर मैरिज के चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, एंड नॉर्मली इट लीड्स टू सेपरेशन डाइवोर्स। और जो हम लॉन्गेविटी भी देखते हैं, मोड ऑफ डेथ भी देखते हैं, अनअर्न मनी भी देखते हैं इस हाउस से। ये भी सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम 12th हाउस को देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं घर के बाहर, और जैसे ही घर का ताला खोलते हैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो हम लोग 4th हाउस से उस चीज को देखते हैं। लेकिन घर में भी ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही सोने के लिए जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, तो सोते समय झगड़ा उनका शुरू हो जाता है, बेडरूम में झगड़ा रहना शुरू कर देते हैं। तो दैट वी सी फ्रॉम द 12th हाउस। 12th हाउस हमारा एक्सपेंडिचर का भी हाउस है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकेंड हाउस 12th हाउस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम इसको स्लीपिंग कंफर्ट कहते हैं, शैया सुख कहते हैं, उसका भी हाउस है। फिर जैसे 8th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस देखते हैं, 12th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स देखते हैं, वेदर यू गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स और नॉट, दैट यू हैव टू सी फ्रॉम 12th हाउस। इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता, वेनरल डिसीजेस, यौन रोग, ये भी सब चीज़ें हम 12th हाउस से ही एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा जैसे कि 4th हाउस से हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव इन लॉज इन द फैमिली मैटर्स, और 12th हाउस से हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फैमिलीज इन द मैरिड लाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ की जो फैमिलीज हैं उनका आपकी मैरिड लाइफ में कितना इंटरफेरेंस है, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो हाउसेस हैं 1, 2, 4, 7, 8 एंड 12, 6 घर हैं जिनको कि हमें बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है जब भी कोई भी व्यक्ति
हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए आता है। और जब तक हम इन हाउसेस को अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक हम शादी के बारे में किसी को सही एडवाइस नहीं दे सकते। और नॉर्मली जो प्रैक्टिस है कि जैसे ही हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, वो तो सिर्फ 7th हाउस को देखकर बड़ी बड़ी बातें आपको बता देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। जब तक हम इन सभी हाउसेस को नहीं देखेंगे जब तक हमें शादी के बारे में किसी को एडवाइस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि जब मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप की बात हो ही रही है तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है और धीरे धीरे हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज जो है बहुत आपके प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका जितने से ज़्यादा प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ उतना अच्छा है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो किरण कुमार बोया जी का है। उन्होंने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ इज 20th May 96, टाइम इज 9 in the morning एंड प्लेस इज करनूल। ये पूछते हैं कैन आई गेट ए गवर्नमेंट जॉब एंड आल्सो स्पाउस रिलेटेड जॉब वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। इनका जो हमने हॉरोस्कोप बनाया इसमें इनका जो लग्न है या असेंडेंट है वो जेमिनी साइन है, वहाँ पर मून और वीनस का प्लेसमेंट है। और राहु इनका 4th हाउस में है। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर वक्री होकर अपनी ही राशि में 7th हाउस में प्लेसमेंट है उसका। शनि और केतु 10th हाउस में प्लेस्ड है। मार्स और मरकरी 11th हाउस में है, मार्स अपनी राशि में है। और जहाँ तक सन का सवाल है, सन जो है वो 12th हाउस में टॉरस साइन में प्लेस्ड है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सन और सैटर्न। जब तक ये दोनों प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हमें वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए गुड पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में हमें बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिलती एक्चुअली में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जुपिटर जो है ये 7th हाउस में बहुत अच्छा इसका प्लेसमेंट नहीं माना गया, बल्कि यहाँ पर जुपिटर एक हंस महापुरुष योग होता है उसको भी बना रहा है। उसके बावजूद भी क्योंकि जुपिटर की 7th हाउस है। दूसरा जो सन है, सन 12th हाउस में प्लेस्ड है और सन एफ्लिक्टेड है विद द सैटर्न एंड राहु। शनि की भी दृष्टि है उसकी और राहु की भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। तो सन जो है बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है। नेचुरली सन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। और अगर नवांश चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो शनि जो है वो अपने एनिमी साइन या सैटर्न की राशि में प्लेस्ड है, उसकी पोजीशन भी ठीक नहीं है। और ओवरऑल तो मैं कहूँगा कि जैसे 9th हाउस का लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, जैसे वंडरफुल योग एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। बट ये तो है कि प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, बट मुझे ख्याल में गवर्नमेंट का जॉब मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके चांसेस आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से बहुत कम नज़र आते हैं। और आपने स्पाउस का लिखा कि स्पाउस रिलेटेड जॉब, वो तो शायद आपके हॉरोस्कोप से नहीं पता चलेगा, बट ओनली थिंग आई कैन से दैट आपके जो स्पाउस है शी विल ऑल्सो डू वेल एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। तो उसमें भी उसका जो प्रोफेशनल होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। सेकंड क्वेश्चन है ऋषि साधन मंडल जी का। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 2000, टाइम इज 3 in the morning एंड द प्लेस इज सिलीगुड़ी। तो इन्होंने पूछा है कि बेबी कौन से साल में होगा। और इनका भी अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो लग्न इनका तुला राशि है, लिब्रा साइन है, वो मरकरी का प्लेसमेंट है। और मून वीनस केतु 3rd हाउस में प्लेस्ड है, सन 2nd हाउस में है। जुपिटर सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड होकर वक्री होकर 8th हाउस में प्लेस्ड है। और मंगल जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। और इनकी जो इस समय दशा ऑपरेट हो रही है वो वीनस में सैटर्न की दशा है
वीनस में सैटर्न की दशा ऑपरेट हो रही है, जो कि 10 नवंबर 2021 तक है। उसके बाद वीनस में मरकरी का पीरियड शुरू होगा, जो 10 नवंबर 21 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक होगा। और अगर हम प्लैनेट की पोजीशन को भी देखें, और बेसिकली जब हम संतान की बात करते हैं तो डिविजनल चार्ट होता है D7, जिसको हम सप्तांश चार्ट बोलते हैं, उसको हम देखते हैं। तो मरकरी जो है वो संतान सुख के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत फेवरेबल प्लैनेट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वीनस में मरकरी का पीरियड शुरू होगा तो उस टाइम में कंसीव करने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और जो ट्रांजिट है प्लैनेट का, जो गोचर भी है, उसके हिसाब से ये ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि आपका जो कंसीव आप कर पाएंगे मार्च अप्रैल 2022 में। और मुझे लगता है कि उस टाइम कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और प्रश्न है, ये तान्या पाल उर्फ पूजा, ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 16 नवंबर 99, टाइम इज 12:47 एंड प्लेस इज चंदन नगर कलकत्ता। और ये पूछती हैं कि मेरा बेबी कब आएगा। तो ये भी संतान के बारे में प्रश्न है। और इनका जो हॉरोस्कोप बनाया, इसमें भी जो लग्न है वो कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है, और केतु का प्लेसमेंट है 7th हाउस में, राहु का प्लेसमेंट है, सैटर्न जुपिटर 4th हाउस में है, मरकरी 10th हाउस में, सन 9th हाउस में, मून और मार्स 12th हाउस में प्लेस्ड हैं। इनकी जो दशा ऑपरेट हो रही है वो इस समय सन में सैटर्न की दशा है, और वो दशा जो है वो 30 अप्रैल 2022 तक चलेगी। उसके बाद सन में मरकरी का पीरियड या बुध का पीरियड शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2022 से 6 मार्च 2023 तक रहेगा। और जहाँ तक मरकरी का प्लेसमेंट है, जैसे मैंने कहा कि संतान के लिए हम लोग D7 या सप्तांश चार्ट देखते हैं, वहाँ पर मरकरी का प्लेसमेंट केंद्र में है। और केंद्र में जब कोई प्लैनेट होता है, जब उसकी दशा ऑपरेट होती है, तो संतान होने की संभावना पूरी होती है। तो नेचुरली जब हम कहेंगे कि जो अप्रैल 22 के बाद और जब तक ये पीरियड चलेगा इसका मरकरी का मार्च 23 तक, इस पीरियड में संतान हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि अप्रैल मई में जो है नेक्स्ट ईयर आप कंसीव कर पाएंगे। उसके बाद जो प्रश्न है एडवोकेट अनुज शुक्ल अर्जुन का है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 94 है, टाइम इज 21:30, और ये भदोई उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। ये पूछ रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो इनका हमने हॉरोस्कोप बनाया, और हॉरोस्कोप में जो इनका लग्न है स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, वहाँ पर राहु का प्लेसमेंट है, और सैटर्न जो है वो 4th हाउस में है, सन मार्स मरकरी 5th हाउस में, मून वीनस 6th हाउस में, केतु 7th हाउस में, और जुपिटर का प्लेसमेंट जो है वो 12th हाउस में है। सैटर्न जो है इनका शनि जो हमको स्टेटस देता है वो केंद्र में बैठा हुआ है और अपने मूल त्रिकोण साइन में है। तो हम कहते हैं कि जो योग बनता है, एक पंच महापुरुष योग कहते हैं, सस महापुरुष योग, और सस महापुरुष योग में आपको बहुत अच्छी प्रोफेशनल पोजीशन मिलती है, वो उसका इंडिकेशन है। दूसरा जो सन और मरकरी हैं वो 5th हाउस में प्लेस्ड हैं, ये बुध आदित्य योग बनाते हैं, और ये बहुत एक पावरफुल बुध आदित्य योग होता है 5th हाउस में अगर उसका प्लेसमेंट होता है। और इस समय जो इनका 10th हाउस का लॉर्ड है सन, वो भी 5th हाउस में प्लेस्ड है। इट्स अ वंडरफुल पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, क्योंकि क्वाड्रेंट का लॉर्ड ट्राइन में जब प्लेस्ड होता है तो एक बहुत एक पावरफुल राजयोग बनता है।
और मून एंड मार्स का भी जो प्लेसमेंट है अच्छा है। और इस समय जो दशा आपकी ऑपरेट हो रही है वो राहु में जुपिटर का पीरियड चल रहा है, जो कि 3 अगस्त 21 तक चलेगा। उसके बाद राहु सैटर्न का पीरियड आएगा, और राहु सैटर्न का पीरियड नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं होता। और ये राहु सैटर्न का पीरियड जो है आपका 7 जून 2024 तक चलेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राहु सैटर्न के पीरियड में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन जैसे ही राहु सैटर्न का पीरियड ख़त्म होगा, राहु मरकरी का पीरियड शुरू होगा, उस टाइम आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। आपका प्रोफेशनल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस सब बहुत अच्छा उस टाइम हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न है लोकेश बोहरा साहब का। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 87 है, टाइम इज 1910, प्लेस इज अलवर। ये पूछ रहे हैं कि घर का योग कब है। दूसरा, फाइनेंशियल कब तक स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कब तक स्ट्रांग होगी। इनका जो हॉरोस्कोप बना, इसमें लग्न इनका धनु राशि है, मून का प्लेसमेंट 3rd हाउस में है, राहु का 4th हाउस में, जुपिटर 5th हाउस में प्लेस्ड है, सन वीनस मरकरी 7th हाउस में, मार्स 4th हाउस में, और शनि जो है वो 12th हाउस में इनका प्लेसमेंट है। राहु का प्लेसमेंट जुपिटर का प्लेसमेंट, गुरु जो प्लैनेट है वो लग्न का लॉर्ड है, और 5th हाउस में उसका प्लेसमेंट है। बहुत अच्छा एक योग बनता है कि ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। इसी तरह से मून जो है नवांश चार्ट में वर्गोत्तम है, और सैटर्न भी जो है नवांश चार्ट में उसका प्लेसमेंट अच्छा है। अभी जो प्रॉब्लम है आपकी, जनवरी 20 में साढ़े साथी शुरू हुई है, और साढ़े साथी इस समय ऑपरेट हो रही है, और जो दशा है इस समय आपकी वो शनि में मंगल की दशा ऑपरेट हो रही है, जो 14 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 25 मई 2022 तक होगी। और जो उसके बाद है शनि राहु का पीरियड है, जो कि जैसे मैंने कहा कि शनि मंगल का पीरियड, शनि राहु का पीरियड बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और शनि राहु का पीरियड भी 30 मार्च 2025 तक रहेगा। तो ये पीरियड बहुत फेवरेबल नहीं होते। तो इसमें मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसे टाइम में हम बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि जो जहाँ तक घर का भी योग है, या जो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होने का योग है, उसी के बाद संभव हो पाएगा। इस पीरियड में ये सब चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होती हैं। और आखिरी प्रश्न जो है वो नील शर्मा जी का है। इनका डेट ऑफ बर्थ इज 17 अक्टूबर 1989, टाइम इज 4:15 एंड द प्लेस इज वृंदावन। ये पूछ रहे हैं कि सर डाइवोर्स चल रहा है, कब तक हो जाएगा, सेकंड मैरिज कब होगी, पहली शादी को 7 साल हो गए, बच्चा भी अभी नहीं हुआ है। तो इनका अगर हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो लग्न इनका वर्गो साइन है, जहाँ पर सन मार्स मरकरी का प्लेसमेंट है, विनस 3rd हाउस में है, सैटर्न 4th हाउस में, राहु 6th हाउस में, मून 8th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस में, और केतु जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। मंगल जो ग्रह है इनका एक मेन प्लैनेट, वो कम्बस्ट है, मतलब सन के बहुत पास है। और अगर 7th लॉर्ड को भी देखें जुपिटर को, तो जो एफ्लिक्टेड है विद द सैटर्न एंड राहु, सैटर्न और राहु की इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है,
और सारे जो प्लैनेट हैं वो काफ़ी, जैसे 7th हाउस के चारों तरफ सारे मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और लग्न को भी देखें तो लग्न जो है वो उसके ऊपर भी सन और मार्स का तो प्लेसमेंट है ही वहाँ पर, और उसको सैटर्न भी देख रहा है, तो लग्न जो है वो भी बैडली एफ्लिक्टेड है। इसीलिए ये शादी में जो प्रॉब्लम हो रही है, और D9 या नवांश चार्ट में भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। और अभी जो दशा ऑपरेट हो रही है इनकी, वो राहु में मरकरी का प्लेसमेंट, मरकरी का दशा ऑपरेट हो रही है, जो कि 4 दिसंबर 21 तक होगी। उसके बाद केतु की दशा होगी 22/12/22 तक। उसके बाद वीनस का पीरियड शुरू होगा, जो कि 22/12/22 से लेकर 21/12/25 तक रहेगा। और जहाँ तक डाइवोर्स का सवाल है, और डाइवोर्स के जो पॉसिबिलिटी है, वो मुझे लग रहा है कि अगर या तो इस साल हो जाना चाहिए, अगर इस साल नहीं हुआ, अगर आप कोशिश करेंगे तो इस साल होने की पूरी संभावना है। अगर जो भी आपको करना है करके इस साल डाइवोर्स ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और सेकंड मैरिज का सवाल है, वो 2023 में होगी शुरू में, उससे पहले नहीं होगी। और जहाँ तक बच्चे का भी सवाल है, क्योंकि और उसको बहुत अच्छा नहीं है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉब्लम तो इंडिकेटेड है ही है। सेकंड मैरिज भी होगी, उसमें भी प्रॉब्लम आएंगी। और बच्चे का भी जो पॉसिबिलिटी है, अभी शायद 2-3 साल तो नहीं लगती मुझे, और अगर होगा बच्चा तो 2025 में होगा, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रश्न है, आज भी आपके प्रश्न आए हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, काफ़ी लोग आज प्रोग्राम में शामिल हुए, तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।